इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा प्रोग्राम मुकाबला का। यूपी में 11 मई को लोकल इलेक्शन का दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। योगी और अखिलेश मैदान में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अखिलेश यादव ने प्रचार के दौरान कहा कि ये कूड़ा हटाने का चुनाव है, गंदगी हटाने का चुनाव है, क्योंकि डेंगू वहीं ज्यादा फैल रहा है जहां चेयरमैन बीजेपी के थे। योगी ने अखिलेश यादव के इस बयान को लपक लिया। कचरा शब्द के बहाने माफिया और गुंडों की सफाई का नैरेटिव बना दिया। निकाय चुनाव में प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है। इस चुनाव को पार्टियां 2024 का सेमीफाइनल मान रही हैं। योगी ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है, आज इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश ने वोटर्स का कर दिया अपमान। वोटिंग से पहले हार मान गए अखिलेश। निकाय चुनाव में अखिलेश का सेल्फ गोल। कूड़ा हटाने का चुनाव है, गंदगी हटाने का चुनाव है। अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी, परेशानी आएगी। इसलिए कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल को वोट देना आप लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं। अगर निकाय चुनाव कूड़ा उठाने का चुनाव है तो फिर अखिलेश यादव जिले दर जिले क्यों भटक रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को निकाय में अपनी हार पहले दिख गई है? क्या अखिलेश का निकाय चुनाव को तवज्जो ना देना उनकी कमजोर सियासी सोच को दिखाता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि खुद अखिलेश ये कह चुके हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर निकलता है। फिर अब कंफ्यूजन है या सरेंडर? दिल्ली वालों की आदत लखनऊ वालों में भी है और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से है, यूपी से है। इसलिए यूपी में हम लोगों को इनको रोक करके रखना है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बनेगी। क्या योगी के दांव के आगे अखिलेश यादव पस्त हो गए हैं? क्या अखिलेश के बदले सुर संकेत हैं कि यूपी में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है? अखिलेश ने निकाय को कूड़ा उठाने का चुनाव बताया तो योगी आदित्यनाथ ने इसे सपा बसपा के कचरे को साफ करने वाला चुनाव करार दिया। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता करो की अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरी ताकत से लोकल चुनाव में भगवा लहराने की कवायद में जुटे हैं, योगी जानते हैं कि निकाय चुनाव में जीत फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए कितना अहम है। इसलिए केंद्र की योजनाओं का लाभ हो, बुलडोजर का एक्शन हो या फिर माफियाओं का सफाया हो, योगी अपना रिपोर्ट कार्ड हर मंच से जनता के सामने रख रहे हैं। योगी का हर मंच से भरा ये हुंकार हिट साबित हो रहा है। योगी के एग्रेसिव कैंपेन ने यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, माफियाओं का सफाया, लोगों की सुरक्षा और योजनाओं के लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को ही चुनाव का मुद्दा बना दिया। शायद यही वजह है कि अखिलेश हो या मायावती, योगी के बुलडोजर मॉडल का काउंटर किसी के पास नजर नहीं आ रहा है।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम, सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। विपक्ष कैसे भी प्रचार करे, विपक्ष रुचि ले, विपक्ष रुचि ना ले, आपकी क्या विपक्ष अब आपके अकॉर्डिंग तय करेगा कि अब विपक्षी कैंपेनिंग भी कैसी होनी चाहिए? आप अपना चुनाव लड़िए, विपक्ष अपना लड़ रहा है। कि प्राचीन राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पराजय देखते देखते आज पूरी तरह से विपक्ष हताश हो गया है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, उपचुनाव, हर चुनाव दर चुनाव लगातार पराजयों ने आज विपक्ष का मानसिक संतुलन हिला दिया है। और इसी वजह से आज जब अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये कूड़े का चुनाव है, अरे भाई ये नगर निकाय का चुनाव अपने प्रतिनिधि चुनने का चुनाव है। ये शहरी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनके क्षेत्र की संपूर्ण ये संरचनाएं विकास की, वो नाली भी है, वो सड़क भी है, वो खड़ंजा भी है, वो सफाई व्यवस्था भी है, वो रोड लाइट भी है, उसमें भांति भांति प्रकार की जो उनकी दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई नगरीय सुविधाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ चुनाव है। और इस चुनाव में शुरुआती दिनों में तो अखिलेश यादव जी प्रचार के लिए निकले नहीं। जब पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा था तब वो 3-4 नगर निगमों में प्रचार के लिए गए। 37 जिलों के चुनाव प्रचार में अभी आशुतोष जी बताएंगे कि कितने जिलों में अखिलेश यादव जी का प्रचार हुआ है। सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जी मान चुके हैं कि वो चुनाव प्रचार में कोई बढ़त हासिल नहीं कर सकते, चुनाव परिणाम में कोई बढ़त हासिल नहीं कर सकते हैं। मायावती जी पूरी तरह से चुनाव से बाहर हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी पूरे निकाय चुनाव में एक बार भी उत्तर प्रदेश आए नहीं है। तो ऐसे में पूरा विपक्ष उदासीन है इस चुनाव से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। जनता तीसरा इंजन जोड़ने के लिए तैयार है। हमने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा केवल नारा नहीं है, जनता महसूस कर रही है। आप ये जो नारा दे रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, इसी नारे को लेकर तो सवाल है कि ऐसे चुनाव में, निकाय चुनाव गली मोहल्लों का चुनाव है, निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों से जुड़ा हुआ चुनाव है। ऐसे चुनावों में जब अखिलेश यादव गली के कचरे का मुद्दा उठा रहे हैं, बता रहे हैं कितनी गंदगी है, आप सिर्फ और सिर्फ माफिया का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कोई काम गिनाने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है कि मौजूदा जो सरकार होगी, जो गली मोहल्लों की सरकार होगी, वो क्या करेगी? नहीं, केवल माफिया पर कार्रवाई गिना रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का व्यवस्था, कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे सर्वोपरि मुद्दा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता ने इस त्रासदी को भोगा है, और विशेष करके शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न जनता सर्वाधिक रहती है, व्यापारी वर्ग रहता है, औद्योगिक इकाइयां संचालित करने वाले लोग रहते हैं। और जब उनको इस बात का भय सताता है कि कोई रंगदारी वसूलने के लिए फोन करेगा, जब इस बात का भय सताता है कि कोई उनके परिजनों का अपहरण कर लेगा, बच्चों का अपहरण कर लेगा, जब इस बात का भय सताता है कि कोई ठेके पर मर्डर कर देगा, तो निश्चित तौर पर कोई व्यावसायिक गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि आगे नहीं बढ़ सकती है। सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों के सुरक्षा का एहसास है, और वो आज योगी आदित्यनाथ जी ने देकर के दिखाया है। ठीक है, आज उत्तर आशुतोष वर्मा जी, राकेश त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं, या जो शहरी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई है, या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है कि विपक्ष के पास अब उन मुद्दों का कोई तोड़ नहीं है जो योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं या जो बीजेपी उठा रही है? माफिया राज को खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, इसीलिए हताश हो गए हैं और सिर्फ कूड़े कचरे की बात आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद प्राची। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और उनके नेताओं के जो चेहरे की हताशा है, ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो पानी सर के ऊपर चढ़ गया था वो निकाय चुनाव से ही घटने लगा है। हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी जी जानते हैं, जिस शहर में रहते हैं उस शहर के मेयर को रिपीट इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, उसको टिकट तक नहीं दिया, क्योंकि लखनऊ में, मैं आपको बताऊं, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के नगर निगम में 300 करोड़ के ऊपर का कचड़े उठाने का भ्रष्टाचार है। और छोड़ दीजिए बाकी कहाँ टेंडरों की गड़बड़ी है वो अलग है। और इनकी स्क्रीनिंग कमेटी ने पिछले मेयर का नाम ही नहीं सुझाया, कहा साहब आप देंगे तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। क्या यह मैं झूठ बोल रहा हूं? ना हो तो आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा। इसी नगर निगम लखनऊ को आपने स्टॉक एक्सचेंज में आपने डाला था। भाई राकेश भाई बताइए क्या आजकल प्राइस चल रहा है लखनऊ नगर निगम के शेयर का? देखिए पूरा का पूरा। और मैं भी देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है JS धर्मेश, आगरा नगर निगम में, उन्होंने कहा कि भाई देखिए नगर निगमों की स्थिति बहुत खराब है
और हर नगर निगम में भ्रष्टाचार गले तक भर गया है। वही वाराणसी में बोला है कर्मचारियों ने कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप समझदार हैं तो खुद जानते हैं कि चुनाव किस बात का है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से एक चीज पे लड़ने आता है कि किस तरीके से हम जाति हिंदू मुस्लिम कर लें, किस तरीके से हम तमंचा दिखाने लगे, ये तो अच्छा है कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं आया, वरना नगर निगम के चुनाव में अगर मोदी जी वगैरह खाली होते तो यहीं से पाकिस्तान को गोली मार देते। क्योंकि जब जानती है जनता कि आपने 9 साल में इस देश को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया। ठीक, नौजवान परेशान है, आशुतोष वर्मा जी एक बार स्पष्ट कर देंगे कि कैसे बीजेपी हिंदू मुसलमान वाला चुनाव बना रही है इस पूरे चुनाव को, क्योंकि अभी तक जितने भी बयान है उसमें माफिया राज पर चोट करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, नो दंगा की बात कर रहे हैं, नो कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें धर्म कैसे आ गया सर? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी बड़े साहब खाली नहीं हुए कर्नाटक में, अभी वो कर्नाटक में बजरंग बली कर रहे हैं ना। अगर खाली होते तो साहब लोग यहाँ भी आके हिंदू मुस्लिम कर देते, यहाँ भी आके जो है शुरू हो जाते कि क्या कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान और कब्रिस्तान और दुनिया तान, ये शुरू कर देते। नहीं, आपने कहा ना ध्रुवीकरण करती है भारतीय जनता पार्टी, तो मौजूदा चुनावों में ध्रुवीकरण कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, मौजूदा चुनाव में तो लोग इनको घुसने नहीं दे रहे हैं। इनसे पूछिए कि किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। अभी कल ही एक वीडियो आया है जिसमें जो है कई रैलियां इनकी, कई जनसंपर्क फ्लॉप शो जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इधर जो है आना मना है। चलिए ठीक है, इसका छोटा सा रिएक्शन राकेश त्रिपाठी जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, मैंने तो सबसे अपने ओपनिंग कमेंट में इस बात को कहा था कि अखिलेश यादव जी पूरे चुनाव प्रचार में कितने जिलों में गए हैं, आशुतोष जी अभी नहीं बता पाएंगे, मुश्किल है बताना, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव जी चुनिंदा कुछ जगहों पर ही केवल पहुंचे हैं और पूरी पार्टी इनकी जिलाध्यक्षों की घोषणा कर रही थी जब प्रत्याशियों की घोषणा करनी हो। संगठनात्मक ढांचा तैयार नहीं, नेता आपका निकलने के लिए तैयार नहीं, और फिर तुर्रा ऊपर से ये कि हम चुनाव जीत जाएंगे, और जब परिणाम आएगा तो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना शुरू करेंगे, कहेंगे मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां हो, उत्तर प्रदेश में राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां हो, या नगर निकायों में जहां जहां हमारे पास मेयर, नगर पंचायत चेयरमैन या नगर पालिका चेयरमैन थे, पार्षद थे, वहां उनके द्वारा किए गए काम हो, हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में गए हैं और इसके आधार पर कह रहे हैं। यह बात केवल सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं है, और सुरक्षा का मुद्दा तो आप समझिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि शाहजहांपुर के समाजवादी पार्टी की महिला मेयर की प्रत्याशी जिनको इन्होंने घोषित किया था, उन्होंने यही दावा करते हुए पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर ली कि वहां समाजवादी पार्टी में मेरी सुरक्षा को खतरा है, मैं वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। तो यानी सोचिए, जहां पार्टी का प्रत्याशी सुरक्षित ना हो, वो सुरक्षा के मुद्दे पर कैसे बोल पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का मुद्दा सबसे प्रभावी मुद्दा है और इसलिए हम इसको उपलब्धि के तौर पर। मैं आशुतोष वर्मा जी आपके पास आऊं, उससे पहले दो और मेहमानों उनको चर्चा में ले आऊं, फिर उसके बाद आप काउंटर करिएगा। सतीश प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए कम से कम इन चुनावों में नजर तो आ रही है। जो थर्ड प्लेयर है बसपा, वो कहां है? वो चुनाव किस लिए लड़ रही है? लीड लेने के लिए लड़ रही है, अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही है, या किसी को नफा या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रही है? नहीं, देखिए प्राची जी, आपकी भावनाएं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 13 तारीख को ये बात तय होगी कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कहां नगर निगम का चुनाव लड़ रही है। देखिए, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने गंदगी की बात करी, ये सच्चाई है कि कमल जो है हमेशा गंदगी और कीचड़ पे ही पनपते हैं, और बहुजन समाज पार्टी इस बार इस कीचड़ को साफ करेगी। तमाम जो आबादी है, चाहे वो दलित आबादी हो, चाहे वो मुस्लिम आबादी हो, तमाम जो छोटे छोटे लोग जो आकर के नगर निगम के उस क्षेत्रों में जाकर के रहते हैं कि जहां विकास बहुत कोसों दूर है। और देखिए, ये अभी ट्रिपल इंजन की एक बात चलाई है। अभी ये कह रहे हैं, अभी योगी जी ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं इनके मेयर को अगर जिताएंगे तो ट्रिपल इंजन, वो तीसरा इंजन जो है रेल में कैसे लगाएंगे, वो ई रिक्शा का इंजन होगा। क्योंकि जब से इनकी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तो मेयर है उसके हाथ में मात्र 1 लाख रुपए का टेंडर छोड़ने का अधिकार है। बाकी सारे टेंडर कहीं ना कहीं योगी जी लखनऊ में बैठ करके तय करते हैं। और लखनऊ में बैठ करके कैसे तय करते हैं? अगर आप मुरादनगर में अब 2 साल पहले देखेंगे कि मुरादनगर में एक जो ठेकेदार है, उसने बाकायदा योगी जी की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि 30 लाख रुपए देकर के मैंने ये टेंडर लिया था, और ये टेंडर चूंकि 30 लाख रुपए देकर के लिया था, तो इसलिए शमशान की
दीवारें गिरी, वो मुश्किल से 6 महीने में गिरी। कितने लोगों ने जान गंवाई। मेरा कहना यह है कि इस चुनाव से ना प्रधानमंत्री तय होते, इस चुनाव से ना मुख्यमंत्री तय होते, ये स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव है। और ये सच है, राकेश त्रिपाठी जी कह सकते हैं कि योगी सरकार जब पहली बार सरकार में आए तो उनकी पहली घोषणा ये थी कि हम 25 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आज 6 साल हो गए, आज आप सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, लेकिन आप कहीं ना कहीं गड्ढों के अंदर लोग सड़क ढूंढ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो आंतरिक विकास के तमाम जो फंड है, लेकिन सतीश प्रकाश जी, जब इतनी चिंता है आपको उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी गलियों की, तो फिर आप खुलकर आप मैदान में आकर चुनाव लड़ते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? क्यों चर्चा सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की हो रही है? क्यों आपके मेयर पद के प्रत्याशी अतीक और अशरफ को बीच में लेकर आ रहे हैं? देखिए, ये चर्चा अतीक और अशरफ के ऊपर नहीं है। जनता इसको भी जानती है कि कहां क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। ये एक सवाल हो सकता है, ये आम जनमानस को, कहीं ना बीजेपी के लोगों को भी लगता है। अब बीजेपी का वोटर भी ये महसूस करता है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई भी अपराधी है, अपराधी को अपराधी खत्म कर रहा है ना। हाँ। सरकार तो खत्म नहीं कर रही ना। तो ये सवाल है, ये सवाल तो आपको राकेश त्रिपाठी से पूछना चाहिए। मेरा कहना यह है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही थी आपसे कि मेरठ से आपके मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनका बयान कुछ दिन पहले हमने सुनवाया था, चर्चा भी की थी, उनको बैठाया भी था, जो अतीक अशरफ को चुनावी मुद्दों में लेकर आ गए थे। आपको इतनी चिंता है तो चुनावी मुद्दों पर आप भी चिपक कर रही है। कहां अतीक और अशरफ के चक्करों में आप पड़ रहे हैं? खैर, आदिल हसन साहब, ये जो उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव है, ये नगर निकाय का जो चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव लग रहा है, या ये भी स्पष्ट आप इसे भी कह देंगे कि नहीं नहीं ये भी हिंदू मुसलमान वाला चुनाव है? मैम देखिए, हम लोग तो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंपेन किया, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत अली साहब पूरे दिन रात लगातार पिछले 20-25 दिनों से ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा जहां एमआईएम लड़ रही है वो नहीं गए। इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, अख्तरुल ईमान साहब, एमआईएम पूरी ताकत से हर चुनाव लड़ती है, ईमानदारी से लड़ती है। जहां तक अखिलेश यादव का, राकेश भाई ठीक कहते हैं, मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी और भाजपा में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रिवर फ्रंट का फाइल तुम मत खुलवाओ भाई, हम अखिलेश यादव दे देंगे, क्लियर कट दे देंगे, ना कैंपेन करेंगे ना प्रचार करेंगे, डायरेक्ट भाजपा को चाहेंगे सत्ता हो जाए, क्योंकि रिवर फ्रंट का फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, वहां हजारों करोड़ का घोटाला का मामला है। डायरेक्ट मामला आप ही देख लीजिए, अंबेडकर नगर पर भाजपा ही इतने डर गए हैं कि लोकल पुलिस से दबाव देकर हमारे जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करवा दिया रात में, कल फोन केस लेकर 120B के नाम पर गिरफ्तार करवा दिया। भाजपा इतने डर गए हैं। और अखिलेश यादव को तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, अरे इतना क्यों डरते हो यार? अगर घोटाला नहीं की हो तो डायरेक्ट टकराओ ना। इतना क्लियर कट बीजेपी को डायरेक्ट छोड़ देना मैदान में। आप उत्तर प्रदेश के लीडर ऑपोजिशन है, इतनी बड़ी पार्टी है, कहां गई आपकी पार्टी? ना मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते हैं, ना दलितों के मुद्दे पे बोलते हैं, ना नगर निकाय चुनाव अच्छे से लड़ते हैं, सारस के पीछे चले जाते हैं, ना आजम खान के मुद्दे पर बोलते हैं। अच्छा, जब मुद्दे गिनाने की बारी आई आदिल हसन साहब, तो आप भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह सबसे पहले मुसलमान वाली कैसेट ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी सबसे पहले मुसलमान के मुद्दे गिनाने की बात याद आ रही है। आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश की इतनी चिंता है तो ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करिए, सवाल पूछिए मौजूदा सरकार की। आप भी तो मुसलमान वाला जो कैसेट है उसे ऑन कर देते हैं। जा रहा है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। कैसे नहीं दी जा रही है? हिस्सेदारी नहीं कैसे नहीं दी जा रही है? बताइए जरा, कि अपने लीडरशिप को बताइए। मैं आदिल हसन साहब मैं बहुत संजीदगी से समझना चाह रही हूँ। एक सेकंड, आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं, आप जब मेरे साथ आज बैठे हैं तो आप समझाई दीजिए कि कैसे मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, या आपकी नजर में कैसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रताड़ित है, जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है चुनावों में। मैम आपको बतला दें, आप पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में मदरसा में जो साइंस और हिस्ट्री पढ़ाया जाता, सोशल साइंस पढ़ाया जाता था, उन अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में वो स्कीम शुरू हुई थी। उसमें हिंदू मुस्लिम सब टीचर थे। 2018 से लेकर अभी तक उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जो आपका इंदिरा आवास योजना, जो प्रधानमंत्री विकास योजना था, पिछले 5 साल में 7 मुसलमानों को मिला है। माइनॉरिटी को जो बजट मिलता है, वो जाके आप पता कर लीजिए कि तेलंगाना जैसे छोटे राज्य से भी कम है माइनॉरिटी का बजट।
इनका कोई नुमाइंदगी नहीं है, ना मुसलमान अफसर डीएम एसपी है, ना बजट में हिस्सेदारी है। किस तरीके से सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ब्रॉड डे लाइट पे मीडिया के सामने आदिल हसन जी मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है वहां उस जानकारी के मुताबिक मदरसों के सुधारीकरण के लिए सरकार ने कदम उठाए थे और बच्चे धार्मिक के साथ साथ बाकी तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाए, वो भी कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। हालांकि आपने प्रश्न उठाया है, मैं सवाल पूछ लूं राकेश त्रिपाठी जी, मैम योगी मुद्दे गिना दिए आदिल हसन साहब ने कि कैसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रताड़ित है और आप बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अभी आदिल हसन कह रहे हैं कि ये सभी वार्डों में, सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं। पूछ लीजिएगा अभी आदिल हसन से कि कितनी सीटें नगर निगमों की जीत रहे हैं, कितने नगर पालिका नगर पंचायतों के चेयरमैन जीत रहे हैं। अरे आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव में विधानसभा में भी ऐसा ही दावा करके आए थे। कितनी सीटों पर जमानतें जब्त हुई थी उसका रिकॉर्ड बता पाएंगे। सच ये है कि आदिल हसन जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में कोशिश ये करती है कि कैसे सांप्रदायिक विभाजन की लकीरों को खींचा जा सके, कैसे मजहबी उन्माद को भड़काया जा सके। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबको भरोसा है। 27% उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री आवास जो मिले हैं वो अकलियत को मिले हैं, मुसलमानों को मिले हैं। मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि आज जब सुरक्षा का मुद्दा होता है तो वो हिंदू के लिए नहीं होता है, वो हिंदू मुसलमान सबके लिए होता है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता था, बाराबंकी में दंगा होता था, जब मऊ में दंगा होता था, गाजीपुर में दंगा होता था, तो उत्तर प्रदेश में दूध जो है ना वो बच्चों के लिए, वो हिंदू के लिए भी मुश्किल होता था और मुस्लिम के लिए भी मुश्किल होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब दंगा बंद किया है ना, तो अंबेडकर नगर हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, जौनपुर हो, बनारस हो, जो हत्यारों का उपयोग चलाने वाले मुसलमान तबके के लोग हैं ना, बहुत प्रसन्न हुए हैं। बता दिया राकेश त्रिपाठी जी ने उनका विजन क्या है। जी राकेश भाई से पूछिए, तेलंगाना आंध्रा में 0, तमिलनाडु में 0, केरला में 0, तब भी प्रधानमंत्री जान देकर प्रचार कर रहे हैं। हमें भी लोकतंत्र पे भरोसा है, इसलिए हम जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। केरला में 0 सीट आता है, तब भी प्रधानमंत्री जी 3-3 दिन जाकर वहां पर करते हैं। लगातार 0 पे 0 इनको खेल रहा है। तेलंगाना में 0, आंध्रा में 0। चलिए ये जीरो का आंकड़ा आप क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो आने वाला वक्त बता देगा आदिल हसन जी। लेकिन आपने बड़े सवाल समाजवादी पार्टी पर भी उठाए, उनसे भी मैं जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। आशुतोष वर्मा जी, ना सिर्फ राकेश त्रिपाठी बल्कि आदिल हसन साहब भी ये कह रहे हैं कि आपने तो पूरी की पूरी जमीन, पूरा का पूरा मैदान ही छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप लोग लड़ने से पहले ही हार मान चुके हैं निकाय चुनाव। देखिए, बड़ा अजीब सा लगता है कि एआईएम के प्रवक्ता, देखिए आपके दो पैनल में एक तरफ बैठे हुए हिंदूवादी पार्टी अपने आप को घोषित करते हैं और एक अपने आप को मुस्लिमवादी पार्टी घोषित करते हैं, और दोनों में खींचतान बनी हुई है। तो जनता इतनी समझदार है, वो जानती है कि एआईएम का पिच कहां पर आती है, वो कहां खेलना चाहती है और कहां नहीं खेलना चाहती है। तो जिस तरीके से बिहार चुनाव में हुआ, जिस तरीके से और चुनाव में हुआ, जहां जनता ने 2022 में इनको लड़ने का मौका दिया था, ये फिर से आए थे, लेकिन दाल नहीं गली। हमारे ख्याल से शायद 0 सीट थी या नेगेटिव, कुछ तो जमानत भी जब्त हो गई थी। खैर, तो कहने का मतलब जनता भी अब समझदार हो गई है कि ये हिंदूवादी पार्टी और मुस्लिमवादी पार्टी से जरा दूर हट जाए और जो असली समाजवादी पार्टी है, जो भारत वालों की पार्टी है, जो भारतवर्ष के लोगों की पार्टी है, उनके साथ में खड़े हो जाए। मैंने बहुत सवाल किए, लेकिन राकेश भाई ने एक भी जवाब नहीं दिए। मैंने पूछा, भाई बहुत तेजी से मुंबई में गए थे योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज में, लखनऊ नगर निगम का स्टॉक, एक बार शेयर प्राइस इंडिया टीवी बता दो कि क्या चल रहा है लखनऊ का। एक बार बता दो वो 350 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, जिसके चक्कर में वहां पे जो है लखनऊ के मेयर भी हटाए गए हैं, जिसके चक्कर में लखनऊ के बड़े बड़े ऑफिसरों पे गाज गिरी है। एक बार ये बता दीजिए कि फिर से महिला सीट होने के नाते आपके गृह जनपद लखनऊ के अंदर की वो आपकी मेयर रिपीट क्यों नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है चुनाव लड़ने का एक ही तरीका है, किसी तरीके से चुनाव में मेन जो मुद्दे हैं उनसे दूर करो, और कभी तमंचा बोलो, कभी पाकिस्तान बोलो, कभी हिंदुस्तान बोलो, लेकिन मुद्दे की बात मत करो। बात मत करो कि भ्रष्टाचार क्यों बाकी चल रहा है, बात मत करो कि योगी आदित्यनाथ जी की, अभी आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा कि इनके प्रमुख सचिव और जो सूचना मंत्री हैं वो कह रहे हैं यार जल्दी लाओ, मैं 1 लाख रुपए महीने तक दूंगा, इमेज बनानी है, बाबा जी की इमेज नहीं बन पा रही है, वो ट्रेंड कराएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। क्या दुनिया नहीं जानती है? दुनिया नहीं जानती कि टाइम मैगजीन में फर्जी में ऐड देके उनकी इमेज बनाई जा रही है।
ठीक और है। पूरी भारतीय जनता इसी चलिए में राकेश त्रिपाठी जी जो सवाल पूछ रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, आप लोग जानते हैं मुद्दों से कैसे भटकाना है, स्थानीय मुद्दों में भी आप ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं जैसे चुनाव प्रधानमंत्री का हो, जैसे चुनाव मुख्यमंत्री का हो। देखिए, कपोल कल्पित आंकड़े रख करके आशुतोष वर्मा जी एक ऐसे घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जो घोटाला न कहीं रिपोर्ट हुआ है, न कहीं उसकी चर्चा हुई है, न आज तक इससे पहले कभी अखिलेश यादव जी ने उसका आरोप लगाया है। मैं पहली बार आज डिबेट, इंडिया टीवी की डिबेट में आशुतोष जी के मुंह से इस तरह के घोटाले की बात सुन रहा हूं। कोई डॉक्यूमेंट इनके पास होगा तो निश्चित तौर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसको जरूर रखेंगे। लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में आज जो विकास की बयार बही है, उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा का एहसास हुआ है, इसलिए निकाय चुनावों के परिणाम आने वाले लोकसभा के चुनावों पर भी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल उठता बढ़ता है। निश्चित तौर पर जनता का रुझान दिखाई पड़ता है कि जनता किस पार्टी के करीब है। यह बात सही है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, लेकिन इन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ पार्टी के सिंबल होते हैं, पार्टी की विचारधारा होती है, पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास होता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि होती है, और इन सारी बातों के आधार पर ही पार्टी के सिंबल पर पार्टी के कार्यकर्ता को, पार्टी के कैंडिडेट को जनता वोट देने का काम करती है। इसलिए यह कह देना कि केवल स्थानीय मुद्दे ही हैं, नहीं, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इसमें राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य स्तर के मुद्दे, ये सब शामिल किए जाते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां और स्थानीय निकाय पर बार बार सवाल आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि आपने लखनऊ के मेयर का टिकट क्यों बदल दिया। अरे लखनऊ का तो वोटिंग हो चुकी, चुनाव समाप्त हो चुका है, बचे हुए 7 नगर निगमों की बात करिए, और हम पूरे दावे से कह रहे हैं कि हम लखनऊ का नगर निगम भी जीतते जा रहे हैं। कैंडिडेट कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्क्रीनिंग कमेटी है, हमारी पद्धति है, हमारी प्रक्रिया है, पार्टी प्रत्याशी बनाती है। आपके यहां कोई खाने की टेबल पर कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ जाता हो और खाने की टेबल पर ही बैठ करके तय कर देता हो, परिवार के लोग ही मिलकर के, कि कौन परिवार के प्रति लॉयल है, परिवार का व्यक्ति नहीं है तो परिवार के प्रति लॉयल व्यक्ति को टिकट दे दे। और आपके मैंने तो उदाहरण देकर बताया कि शाहजहांपुर के मेयर कैंडिडेट केवल यह आरोप लगा करके पार्टी छोड़ गई, जब भाजपा ज्वाइन कर ली उन्होंने, कि समाजवादी पार्टी में उनको। ठीक है आशुतोष जी, इस बात पर जवाब दे दीजिए। ये सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया राज रहा, ये सबने देखा। अब एक एक करके माफियाओं का खात्मा हो रहा है, उन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उपलब्धि है तो बता रहे हैं जनता के सामने। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा गलत संदेश कहीं नहीं मिलना चाहिए कि जिस प्रदेश में खुलेआम पुलिस के साये के अंदर कोर्ट से रिमांड पे लिए हुए अपराधी को कैमरे के आगे गोली मारी जाए, उस की सुरक्षा बढ़ गई। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको और पूरी कैबिनेट पे कि आपने खुलेआम मर्डर किया, करवाया अपने सामने, और आप अपनी पीठ ठोकते हैं। कोई भी हो, माफिया हो या चोर हो, जब आपने कोर्ट से रिमांड ली थी तो अगर 2 मिनट के अंदर वहां पे मीडिया बड़ा आरोप लगा रहे हैं आशुतोष जी कि आपने खुलेआम मर्डर करवाया। आपके पास मुझे लगता है कोई तो सबूत होगा जो आप खुलेआम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो सबूत भी दिखा दीजिए ताकि राकेश त्रिपाठी जी को कटघरे में खड़ा किया जाए कि कैसे आपने मर्डर करवाया अतीक और अशरफ का। बिल्कुल बताता हूं, जितने भी पुलिस के संगीन साये के अंदर हत्या होती है वो सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स में उत्तर प्रदेश बदनाम है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बुला के नहीं भेजा था? क्या आपने आपके टीवी चैनल के रिपोर्टर्स, क्या बड़े बड़े टीवी चैनल के रिपोर्टर्स ने लाइव नहीं देखा है? क्या कोर्ट से रिमांड लेके नहीं आए थे आप? सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर कौन से ईयर में हुए थे आशुतोष वर्मा जी, याद दिलाने की जरूरत है क्या? सबसे ज्यादा चर्चाएं कौन से ईयर की हुई थी? 2018-19 में मैडम देख लीजिए आपने, और अपने उनसे बोलिए कि निकाल के दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बुला के फटकारा है। चलिए देखिए बुलवाइए आपके पास। ठीक है, मैं इस बात का जवाब राकेश जी से लूं, उससे पहले आदिल हसन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल हसन जी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों बड़ी पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं, दोनों ही आपको खारिज कर रही हैं कि आपका तो मकसद ही धार्मिक उन्माद फैलाना है। मैम, हम तो कोशिश करते हैं ना। अखिलेश यादव जाकर बिहार में, बंगाल में क्यों लड़ते हैं चुनाव? 0 सीट आता है। महाराष्ट्र में लड़ते हैं, क्यों कोशिश करते हैं? जद्दोजहद तो हम करेंगे ना। जब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर जल रहा था तो अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे, मुंह में दही जमी थी मुसलमानों के मुद्दे पर, तो वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुद्दा लेकर जाएंगे ना, हम अपनी आवाज उठाएंगे ना। जब अखिलेश यादव के मुंह में बोली नहीं रहेगी तो कौन उठाएगा? मुसलमानों के साथ तो हम खड़े रहेंगे, वंचितों के साथ खड़े रहेंगे, हम हर उस मजलूम के साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ नाइंसाफी हुई। आखिर जीएसपी जियाउल हक को मारा गया, इन्होंने आवाज नहीं उठाई, हम तो उठाएंगे। सुबोध सिंह को मारा गया, हम तो आवाज उठाएंगे। जब
जब अखिलेश यादव नहीं उठा पाते हैं, क्यों नहीं एमआईएम जाएगी, क्यों रोकेंगे? इलेक्शन कमीशन में जैसे वो रजिस्टर्ड है, उसे हम भी रजिस्टर्ड है, ये हमारा अधिकार है, हम चुनाव लड़ने जाएंगे। और भाजपा को मैं बोलना चाहता हूं, है हिम्मत तो रिवर फ्रंट का फाइल खुलवाए, तब पता चलेगा कि भाजपा और समाजवाद में गठजोड़ नहीं है, नहीं तो दोनों मिले हुए हैं। हिम्मत भाजपा में तो अब रिवर फ्रंट का फाइल खुलवाए और दूध का दूध पानी का पानी करवाए, तब पता चलेगा कि इनकी सीबीआई जांच है। पिछले 6 साल से सुन रहे हैं रिवर फ्रंट घोटाला घोटाला, क्या 6 साल में अभी तक जांच नहीं हो पाया है? बतलाएं, अगर अखिलेश यादव का रिवर फ्रंट घोटाला सब लोग जानता है उसमें घोटाला है, क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार चुप बैठी है? आखिर क्या इनका आदिल हसन जी, इतनी बड़ी बड़ी जानकारी आपके पास है। एक सेकंड आदिल हसन चुनाव में जीतने के लिए आसानी सर, एक सेकंड, आप इन मुद्दों को पहले सवाल से ही उठा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे आपके पास हैं, तो ये जानकारी आप वैसी साहब को भी दीजिए। वो तो आके शाइस्ता परवीन की बात करने लगते हैं, जब वो यूपी में आते हैं तो उन्हें शाइस्ता परवीन और उसके बच्चों की चिंता हो जाती है। असल बात है मैडम, रिवर फ्रंट, आपको रिवर फ्रंट मीडिया को नहीं दिखता है, शाइस्ता परवीन दिखता है। मुझे नहीं सर, आपके नेता को दिखता है। करेक्ट करिए आदिल हसन जी, मुझे नहीं, आपके नेता को दिखता है। आपको रिवर फ्रंट की बात करनी है तो प्रमुखता से रिवर फ्रंट की बात करिए। क्यों जब वैसे साहब यूपी में आते हैं तो शाइस्ता परवीन की चिंता करने लगते हैं? एक सेकंड आदिल हसन जी, मुझे करेक्ट करने से पहले अपने नेता को करेक्ट करिए। जब अखिलेश यादव नहीं उठाएंगे, दूसरे लोग नहीं उठाएंगे, तो मैडम हम उठाएंगे शाइस्ता। तो शाइस्ता परवीन से आपको क्या हमदर्दी है? उठाएंगे उसके बेटे, क्या हमदर्दी है आपको शाइस्ता परवीन से? इसे क्यों मुसलमानों से जोड़कर आप पेश कर रहे हैं? क्यों झूठा नैरेटिव बना रहे हैं? उठाएंगे टेनी का, जिसका बेटे ने, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चलाया था। टेनी का मुद्दा उठाइए, लेकिन शाइस्ता परवीन से हमदर्दी क्यों है, ये स्पष्ट करिए पहले। शाइस्ता का भी उठाएंगे, शाइस्ता बड़ी बहन है इसलिए उठाएंगे मुद्दा। जब ये अखिलेश यादव, आप सुन रहे हैं आप आदिल हसन जी क्या कर रहे हैं? वो शाइस्ता परवीन जो अभी फरार है, जिसे माफिया तक घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, उस शाइस्ता परवीन को अभी भी आप टीवी चैनल्स पर बैठकर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपका नैरेटिव, ये है आपका असली चेहरा। बैठकर आप रिवर फ्रंट की बात करते करते शाइस्ता परवीन की आपको याद आ जाती है। बंद कर दीजिए ऐसी राजनीति, बंद कर दीजिए ऐसी राजनीति। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले। क्या फैसला ले सुप्रीम कोर्ट? लेना है क्या फैसला? योगी आदित्यनाथ की अदालत का फैसला हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट की अदालत का फैसला मानते हैं। सर, फैसला किसी ने नहीं लिया है, आरोप लगे हैं, फैसला किसी ने नहीं लिया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, फैसला किसी ने नहीं लिया है। आदिल हसन जी, स्पष्ट कर लीजिए, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, कैसी बातें करने लग जाते हैं? राकेश त्रिपाठी जी, इस पर जवाब दीजिए। अरे आरोप सिद्ध हो जाएगा उस दिन मानेंगे, भगौड़ा बोल रहे हैं, लेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आप तो अतीक और अशरफ को भी नहीं मानते हैं, उस पर तो आरोप सिद्ध हो चुका है, तो शाइस्ता परवीन को क्या खाक मानेंगे आदिल हसन जी? आपको वहां वोट बैंक दिखता है। इनकाउंटर का अधिकार बोलिए राकेश त्रिपाठी जी। किसी को इनकाउंटर का अधिकार, अब रुक जाइए सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे आदिल हसन, देखिए आदिल हसन जी ने अब शाइस्ता को अपनी बहन बता ही दिया है, तो मैं इन बहन के भाई से कह रहा हूं कि अपनी बहन के सरेंडर के लिए आप ही अपील कर दो इंडिया टीवी पे। हो सकता है शायद कोई खैरख्वाह कोई इस समय देख रहा हो इंडिया टीवी और जान जाए कि भाई एक भरोसा दिला रहा है कि बहन तुम सरेंडर कर दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ खड़े हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो निश्चित तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ में उनको न्याय दिला देंगे, तो कम से कम अपनी बहन के लिए अपील तो कर दीजिए। नहीं, आप आदिल हसन साहब ऐसा मत करिए भाई, आपने अभी सार्वजनिक तौर पर बहन बताया है ना, तो भाई है, भरोसा दिलाइए ना, भरोसा दिलाइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनकी जमकर वकालत करेंगे और कोर्ट में उनको निर्दोष साबित करेंगे। उस पर इनाम घोषित है, पुलिस इस समय तलाश रही है, फरार मुजरिम है, और इसलिए जेल की सलाखों के पीछे उसकी जगह है। ना ठीक है, आप मैं जानता हूं आप भी मातम मनाइए, कहां टीवी डिबेट में चले आते हैं। अरे आप भी मातम मनाइए, अभी उस दिन मातम मनाना पड़ेगा। मैंने देखा कि अभी आशुतोष जी की भी कैसी पीड़ा छलकी। आशुतोष जी ने भी जब सारे मुद्दे गिनाए, तो सारे मुद्दे गिनाते समय अतीक और अशरफ की हत्या का मुद्दा उनके लिए सबसे ज्यादा पीड़ा भरा मुद्दा था, और उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हत्या करवा दी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, वर्ष 2015 में विक्की त्यागी की मुजफ्फरनगर में कोर्ट के भीतर हत्या हुई थी, क्या अखिलेश यादव जी के इशारे पर हुई थी? क्या अखिलेश यादव जी ने यह हत्या करवा दी थी? कैसे कैसे सवाल उठाने का काम करते हैं भाई। अगर कहीं कोई हत्या हुई है तो गिरफ्तार करके हमने मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, और हम आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई अपराधी किसी जाति मजहब का हो, किसी पार्टी के साथ जुड़ाव रखता हो, लेकिन उसके कानून के सामने हम उसको बराबर ही देखेंगे, हम अपराधी को अपराधी मानेंगे। ये जाति मजहब का खेल आप खेलते रहे अपने समय में, आप जाति मजहब के आधार पर अपराधियों को पालते रहे, उनको बचाते रहे, और इसीलिए पीड़ा आपको आज ये बहन के भाई को भी पीड़ा हो रही है और आपको भी पीड़ा हो रही है।
ठीक है सतीश प्रकाश जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों से बता रहे हैं कि हमने कितना काम किया है और कैसे उत्तर प्रदेश को हम माफियाओं से मुक्त कर रहे हैं, कैसे नो दंगा, नो कर्फ्यू, सब कुछ चंगा, ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। नहीं, ये तो राकेश त्रिपाठी से पूछो ना कि सबसे जो उत्तर प्रदेश के जो लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी करी है उसके कितने माफिया बीजेपी के अंदर है ना। 37% जो विधायक हैं उनके ऊपर वो माफिया हैं कहीं ना कहीं। काशी का माफिया कौन है जरा बताइए ना, इनसे पूछिए ना, उसको एमएलसी बनाया ना बकायदा। देखिए कहीं ना कहीं अपराधियों की जात और धर्म देख करके कोई भी सरकार अगर काम करेगी। ब्रजभूषण सिंह कौन है बताओ ना, वो लड़कियां बैठी है ना, आप तो महिला पत्रकार है, आपको तो पूछना चाहिए इनसे जाकर के कि एक व्यक्ति के ऊपर 500 क्या मुकदमा दर्ज हो गया और वो आदमी सरेआम घूम रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा है ना, ये पूछो ना इनसे जाकर के। और दूसरी बात राकेश त्रिपाठी जी सुनिए, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। योगी जी सिर्फ और सिर्फ किसी जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि वो मेरे मुख्यमंत्री हैं तो मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अपराधी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मरने के बाद किसी भी व्यक्ति की मौत के ऊपर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भाषा हमेशा राजनीतिक लोगों को कहीं ना कहीं वही रखनी चाहिए। देखिए चुनाव है, ये मरने वाली बात, एक सेकंड सतीश प्रकाश जी, ये मरने वाली बात आप क्या कह रहे थे, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, शायद मुझसे मिस हो गया। क्या कह दिया ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जरा स्पष्ट कर दीजिएगा प्लीज। सुनिए ना, देखिए सुनाइए मेरा कहना ये है, देखिए सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना। ये अरे तो आप ही की बात तो सुन रही हूँ, आप ही की बात मुझसे एक मिस हो गई सतीश प्रकाश जी, तो मैंने पलट के बस छोटा सा सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए। नहीं आप सुनिए ना, देखिए मेरा कहना ये है कि 13 तारीख में ये तय होगा। आज राकेश त्रिपाठी की जो ये कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव तय करेगा। 13 तारीख में यही राकेश त्रिपाठी जी आपके चैनल के ऊपर बैठ करके ये कहेंगे कि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। अच्छा, तब की तब राकेश त्रिपाठी जी से बात कर ली जाएगी, लेकिन अभी जो आपने बोला आप वही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किसी के मरने के बाद उसकी मौत पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पहले तो मरने वाला कौन था, किसका जिक्र कर रहे हैं आप, और किसने क्या कहा ये भी बता दीजिए। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए सुनिए, जो आप सुनना चाहती हैं मैं आपको वही सुना देता हूँ। 100% किसी भी सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति, मैं अफगानिस्तान और तालिबान राज में भी रहता हूं, भारतीय व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के मर्डर, पुलिस अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, कहीं ना कहीं लोगों को विचलित करते हैं, उनके मन को सोचने के लिए कहीं ना कहीं। देखिए हर व्यक्ति पारिवारिक व्यक्ति है ना, किसी भी आदमी को आप सरेआम मार देंगे और मीडिया के भेद में मार देंगे, उन्होंने तो आपको भी बदनाम कर दिया। कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों को लोग चेक कर रहे हैं ना। ये सतीश प्रकाश जी सुनिए मेरी बात, आप बार बार अगर इस मसले को लेकर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं सर, इस मसले पर सबसे ज्यादा सवाल मीडिया नहीं पूछे हैं राकेश त्रिपाठी जी से। बार बार पूछा है कि कैसे पुलिस अभिरक्षा में अतीक अशरफ की हत्या हो गई और क्यों उसका महिमा मंडन किया जा रहा है उस हत्या का, वो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप स्पष्ट ही नहीं कर पाए कि मरने के बाद किसने क्या बोल दिया और मरने वाला कौन था, ये भी आपको बताना पड़ेगा। खैर आशुतोष वर्मा जी रुक जाइए एक सेकंड, आशुतोष वर्मा जी। नहीं देखिए, बार बार आप जो बोल रहे हैं कि माफियाओं को समाप्त किया जा रहा है, मैं बार बार वही सवाल को पूछता हूँ। अभी जिसकी बात सतीश प्रकाश जी बोल रहे थे मैं उसको आगे नाम को बता रहा था कि एक बड़ी स्टोरी देखिए निकली थी, गैंगस्टर टू पॉलिटिशियन। आज मैं इसलिए लेके सब कुछ दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है वो डाटा पूछते कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए। एक एमएलसी है ब्रजेश सिंह जी, कहा है दाऊद से कनेक्शन रहता था, मुख्तार अंसारी पे गोली भी चलाई थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में बढ़िया से एमएलसी है, और एक ऐसे एमएलसी हैं जो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की छत्र। एक मिनट झूठ नहीं पूरे होने दीजिए। कैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सारे एमएलसी जीत जाते हैं, हार जाते हैं और बाकी वो जीत जाते हैं। उनका रसोईया तक ब्लॉक प्रमुख बना है, उनके बड़े भाई तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, उनका जो है छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है। क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और एक ही तरीके के माफिया दिखते हैं या सुविधाजनक माफिया की लिस्ट बनाई जाती है? चलिए मैं 10 सेकंड में इस पर जवाब ले लूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आपने बड़ा मुद्दा उठाया है राकेश त्रिपाठी जी, 10 सेकंड में क्योंकि समय खत्म हो चुका है। आदिल जी रुक जाइए एक सेकंड। राकेश त्रिपाठी जी, ये बिल्कुल झूठ कहा है, बिल्कुल झूठ कहा है। अभी आशुतोष वर्मा जी ने ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है। आदिल जी रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं आधिकारिक तौर पर ही कह रहा हूं,
उसके बावजूद लगातार बार बार समाजवादी पार्टी ये झूठ परोसने का काम करती है कि भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार का कोई जाति का माफिया, किसी मजहब का माफिया हो, वो रहनुमा नहीं हो सकता है। जिसने अपराध किया है, इंडियन पेनल कोड का उल्लंघन किया है, निश्चित तौर पर सीआरपीसी के प्रोविजन उस पर लागू होने चाहिए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आदिल जी, मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी, समय सीमा बस यहीं तक थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।